सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो प्रीवियसली हमने काफी सारे टॉपिक इस चैप्टर के डिस्कस किया है। अब बस एक दो टॉपिक और बचा है और हमारा ये चैप्टर खत्म ही होने वाला है। तो यार हम लोग का जो टॉपिक, अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जनरली इस वीडियो में, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज टॉपिक नंबर 22, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, जिसमें हम लोग कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल देखेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और उसके बाद एक आध टॉपिक और बचेगा और हमारा चैप्टर एंड ही है। ठीक है, बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना था। हमारी वेबसाइट है shop.edugrown.in, जिसकी लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। यहाँ पे क्लास 12 के लिए काफ़ी सारे कंटेंट मैंने बहुत ही चीप रेट में यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। बाकी आप देख सकते हो, बहुत सारे सैम्पल पेपर की बात करें, असेसमेंट, रीजनिंग, केस बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, नोट्स, माइंड मैप, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है सब्जेक्ट्स के। बाकी हैंड रिटन नोट्स वगैरह चाहिए फिजिक्स का, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर का मतलब है इस बार हम लोग कैपेसिटर को ग्रुप बनाने वाले हैं सीरीज में और पैरेलल में, जिस तरीके से रेजिस्टेंस का करते थे ना क्लास 10th में, उसी तरीके से। तो हमारा पहला टॉपिक है कैपेसिटर इन सीरीज। तो हम क्या करने वाले हैं, इस बार कैपेसिटर को सीरीज में लगाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए डिजाइनिंग सर्किट रेडी करते हैं। तो ये मैंने एक सर्किट ले लिया, कैपेसिटर का सिंबल इस तरीके का होता है ना। यहाँ पे मैं 3 कैपेसिटर ले रहा हूँ, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तीनों कैपेसिटर को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। लेट ये कैपेसिटर हो गया C1, ये कैपेसिटर हो गया C2, ये कैपेसिटर हो गया C3। ठीक है, लेट इनके ऊपर जो चार्ज है वो है चार्ज Q, चार्ज Q, चार्ज Q, और जो वोल्टेज है वो है V1, इधर है वोल्टेज V2, इस पे है वोल्टेज V3। अरे सर, कैपेसिटर C1, C2, C3, वोल्टेज V1, V2, V3, चार्ज Q कर दे, Q1, Q2, Q3 करना था, क्यों नहीं किया? तो यहाँ पे एक कंडीशन आप लोग को याद रखना है बेटा, सीरीज में ना चार्ज जो होता है ना कांस्टेंट होता है कैपेसिटर में, और जो वोल्टेज इज नॉट कांस्टेंट। वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता है, वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है हर एक कैपेसिटर के लिए। बट चार्ज जो होता है जब सीरीज में कनेक्ट करोगे तो चार्ज क्या होगा, सब पे सेम होगा। तो ये एक कहा जाए तो एक इंपॉर्टेंट नोट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो भाई यहाँ पे क्या दिख रहा है कि वोल्टेज क्या हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है। तो जरा ये बताइए, नेट वोल्टेज पूरे के पूरे सर्किट का नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा? V को क्या लिख सकता हूं मैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकता हूं। अच्छा एक बात बताइए, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन V। यहां से जरा बताइए V को क्या लिख सकता हूं, चार्ज अपॉन C लिख सकता हूं। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना? चलिए इस V की जगह लिख देता हूं मैं Q अपॉन C इज इक्वल टू V1 की जगह लिख देता हूं मैं Q अपॉन C1 प्लस V2 की जगह लिख देता हूं Q अपॉन C2 प्लस V3 की जगह लिख देता हूं Q अपॉन C3। अच्छा Q1, Q2, Q3 भी यहां होना चाहिए था, बट क्या देखो यहाँ पे चार्ज क्या है, सेम है। सीरीज में चार्ज क्या होता है, सेम होता है, इसलिए ये हो गया। ठीक है, अब देखो इस Q से ये कांस्टेंट लोगे तो ये सारे Q क्या होंगे, कट जाएंगे, दोनों तरफ कट जाएंगे। तो क्या बच गया, नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना होगा, पूरे सर्किट का नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सभी बच्चों को। ठीक है, रेजिस्टेंस में उल्टा होता था। ठीक है, रेजिस्टेंस में क्या होता था, आपको रेजिस्टेंस की बातें भी याद दिलाता चल रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज मत होना दोनों में। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है, जैसे ये मान लीजिए ये 3 रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड है, R1, R2, R3, 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं तो इनके सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता था, R1 प्लस R2 प्लस R3। डायरेक्ट अपन इस तरीके से प्लस कर देते थे। ठीक है, बट यहाँ कैपेसिटेंस में उल्टा हो रहा है, जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में होता था कैपेसिटर में वो सीरीज में हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कैपेसिटर इन पैरेलल। अब ठीक है, इस बार हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर को पैरेलल कनेक्ट करते हैं। तो चलिए भाई, तो मैं ले रहा हूं यहाँ पे 2 कैपेसिटर ले रहा हूं, ये ले लिया एक कैपेसिटर इधर ले लिया। ठीक है, दोनों कैपेसिटर को पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं। तो लेट अस अज्यूम ये हो गया कैपेसिटर C1, ये हो गया कैपेसिटर C2। ठीक है, अब यहाँ पे वोल्टेज सेम होगा, यहाँ का भी वोल्टेज सेम होगा, बट द चार्ज विल बी डिफरेंट, Q1 और Q2। ऐसा क्यों, ध्यान रखिएगा, जब आप कैपेसिटर को पैरेलल कनेक्ट करते हो ना, तो यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज तो कांस्टेंट रहता है हर एक कैपेसिटर पे, बट जो चार्ज होता है इट नॉट कांस्टेंट। उसकी वैल्यू क्या होती है, हर कैपेसिटर पे उस चार्ज की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो जरा ये बताइए, जो डिफरेंट है उसी के साथ लेके चलेंगे। तो नेट चार्ज कितने हो जाएगा, नेट चार्ज क्या हो जाएगा सर्किट का, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। अब जरा ये बताइए कि C इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वोल्टेज होता है।
कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वोल्टेज। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, CV लिख सकते हैं। जरा इस Q को क्या लिख सकते हैं अपन, CV। इस Q1 को क्या लिख सकते हैं अपन, C1V प्लस Q2 को क्या लिख सकते हैं, C2V। अच्छा V1 V2 भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह V सेम है, इसीलिए ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो V इधर से V कांस्टेंट लो तो भाई दोनों तरफ V क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा C इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, C1 प्लस C2। आहा, लेकिन रेजिस्टेंस में क्या होता था, अगर हमारे पास पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट होते थे, रेजिस्टेंस अगर R1 और R2 दो रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड हैं, तो नेट रेजिस्टेंस कितना होता था भाई, 1/R1 प्लस 1/R2। याद आया क्लास 10th का टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ कुछ उल्टा हो रहा है, रेजिस्टेंस में जो सीरीज में होता था यहाँ पे वो पैरेलल में हो रहा है, ठीक है, उल्टा चल रहा है। तो ध्यान में रखिएगा। तो कैपेसिटर इन सीरीज का इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको इस तरीके से फ्रैक्शन वाले में प्लसेस करने हैं, और पैरेलल में जब करना हो तो क्या करना, डायरेक्ट ऐड कर देना, भूलना मत इस चीज को, ठीक है। आगे चलते हैं। लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन है इस टॉपिक का, कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट, एक ही बात है, ऑफ टू कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेराड एंड 4 माइक्रोफेराड व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। अच्छा, तो भाई पहला हम लोग करते हैं, अगर इनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर हम इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो लो भाई इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। एक कितना है, 3 माइक्रोफेराड है, एक कितना है, 4 माइक्रोफेराड। तो नेट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी दोनों की, फॉर्मूला क्या है सीरीज का नेट कैपेसिटेंस का, 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। अब एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 3 12 3, 4 3 7/12, यानी अब 1/C की वैल्यू है 7/12। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उल्टा कर दो, इधर उल्टा किया तो उधर भी उल्टा करो, तो ये कितना हो जाएगा 12/7 माइक्रोफेराड। अब देखो, अब आगे चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट में लाना चाहते हो तो पॉइंट में भी ला सकते हो, यहाँ पे भी तुम चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, हम पैरेलल का, अगर हम इन्हीं को पैरेलल में कनेक्ट कर दें, इन्हीं दोनों रजिस्टर कैपेसिटर को पैरेलल अगर हम कनेक्ट कर दें, तो बोल रहा है इस केस में इक्विवेलेंट या इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा बताइए। तो लेट अस अज्यूम ये हो गया 3 माइक्रोफेराड का, ये हो गया 4 माइक्रोफेराड का, ठीक है। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज C1 प्लस C2। तो कैपेसिटेंस कितना हो गया, 3 प्लस 4, तो कितना हो गया 7 माइक्रोफेराड, ठीक है। इजी था, इजी क्वेश्चन था, इसीलिए मजा आया। लीजिए थोड़ा सा लेवल अप कर, धीरे धीरे लेवल को अप करूंगा, ध्यान से देखते जाइएगा। लीजिए भाई ये क्वेश्चन करिए, ये x और y के अलोंग नेट कैपेसिटेंस निकालना। नेट कैपेसिटेंस बताइए, इस सर्किट का नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से 2 मिनट दे रहा हूं, करिए। चलिए तो शुरू करते हैं भाई। तो देखो जरा, देखो ध्यान से, ये करंट आया यहाँ से, मान एज्यूम करो कि ये I करंट यहाँ पे आया, ये करंट आकर डिवाइड हो गया होगा, यहाँ I1 करंट घुसा होगा और यहाँ पे I2 करंट घुसा होगा। अब जो करंट डिवाइड हुआ हुआ आगे जाकर मिल जाएगा और अगेन यहाँ से I करंट निकलेगा बाहर। तो देखो ऊपर वाले को अगर हम देखें, ध्यान से देखो, ऊपर वाला ये C1 और C2 जो दिख रहा है, ये किस में है, सीरीज में है। तो जरा इनको कर लेते हैं। तो फॉर C1 एंड C2, C1 और C2 के लिए करते हैं, ये दोनों किसमें, सीरीज में है। तो नेट इक्विवेलेंट इनका कितना हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। C1 कितना है 1/5 प्लस 1/C2 कितना है 4 है। तो 1/C कितना हो जाएगा, एलसीएम लो 5 चौके 20, एलसीएम हो गया 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 प्लस इधर आ जाएगा 5, तो 5 4 9/20। तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा 20/9। तो ये आ जाएगा 2.22 माइक्रोफेराड के आसपास आ गया C1 और C2 का। अब इसका जो आंसर आया है वो इसके साथ रिलेशन क्या बनेगा, मतलब क्या है, इसका जो आंसर आया है यहाँ पे जो भी आंसर आया वो तीसरे C3 के साथ ये क्या होगा, C3 के साथ कैसा दिख रहा है, ये पैरेलल दिख रहा है। तो भाई फॉर इसको नाम दे देते हैं C इक्विवेलेंट, ठीक है, या C पैरेलल जो भी हो। तो C इक्विवेलेंट, हाँ C पैरेलल लेते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि पैरेलल का निकला है ना। तो इसको नेमिंग कर लेते हैं कि जो हमारा आंसर आया इसका नाम दे लेते हैं लेट CP, पैरेलल का, दोनों जो सीरीज में थे ना, दोनों सीरीज में थे, तो सीरीज का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया दोनों का, तो वो कितना आ गया 2.22 माइक्रोफेराड। ओके, अब ये जो सीरीज में थे ये इसके साथ क्या हो जाएंगे, C3 के साथ क्या हो जाएंगे, पैरेलल की तरफ बिहेव करेंगे। तो फॉर C सीरीज एंड C3, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है भाई, इन दोनों कैसे, ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। यहाँ पे ये दोनों क्या थे, सीरीज थे,
ठीक है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, नेट इक्विवेलेंट C1 प्लस C2। तो C1 कितना है हमारा, जो C1 की जगह अपन लिख देते हैं CS, और C2 हमारा की जगह पे मतलब यहाँ C3 है ना, तो C3 हो गया, ठीक है। तो C इज इक्वल टू CS की वैल्यू कितनी है 2.22 प्लस C3 की वैल्यू कितना दे रखा है 3 माइक्रोफेराड 3, तो ये कितना हो जाएगा 5.22 माइक्रोफेराड। तो नेट इक्विवेलेंट कहा जाए तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है पूरे सर्किट का 5.22 माइक्रोफेराड, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों जैसा मैंने यहाँ पे किया है क्योंकि कुछ बच्चे भी देख रहे होंगे इसलिए, बाकी आगे थोड़ा सा फास्ट करूंगा तो कैलकुलेशन समझ जाना है ना, कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं यार, मैंने कई बच्चों से देखा यार, कई बच्चे बेसिक कैलकुलेशन, ये एलसीएम कैसे मैंने यहाँ कर दिया ना, इन दोनों का कैसे एलसीएम ले लिया, बहुत बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो गए होंगे यार ये कैसे कर दिया सर, होते हैं कुछ बच्चे, क्या कर सकते हो। इसीलिए थोड़ा सा मैं डीप में जाकर एक एक स्टेप कोशिश कर रहा हूँ करने का, नहीं तो अपन तो हवा में ही इसका आंसर निकाल दिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लो भाई ये क्वेश्चन लो, ये क्वेश्चन लो, अब कैसे करोगे इस क्वेश्चन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल रहा निकालने के लिए, कैसे निकाला जाए। तो जब भी इस तरीके से इस डब्बा वाला क्वेश्चन है, मतलब रेक्टेंगुलर क्वेश्चन है जिसके इस तरीके से एक तरफ वायर ओपन हो वायर क्या हो ओपन हो, ठीक है। चलिए तो देखिए ध्यान से, ये देखो इधर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो इसको कोशिश करो राइट साइड से करने का, जब भी ऐसा रेक्टेंगुलर वाले क्वेश्चंस आए है ना तो कोशिश करो राइट साइड से, जिस तरफ माउथ क्लोज हो ना, माउथ जिस तरफ क्लोज हो उधर से करना चालू करो। देखो तो इन तीनों को देखो, 3 वाले को, इसको देखो 3 वाले को ध्यान से देखो, इसको इस 2 वाले को देखो, और ये 3 सब माइक्रोफेराड में दिया है, सबका सब माइक्रोफेराड में कैपेसिटेंस दिया है। ये तीनों किस में है, ये तीनों किस में है, ये तीनों सीरीज में है बेटा, ध्यान से देखो ये तीनों किस में है सीरीज में, क्योंकि एक ही करंट तीनों में जा रहा है, सेम करंट सीरीज में है। तो जरा इनका हम लोग जल्दी से क्या निकाल लेते हैं, कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, जरा इनका जल्दी से निकालते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इनका, तो कैपेसिटेंस 1/C, क्योंकि सीरीज में है तो यही फॉर्मूला लगेगा 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 एलसीएम हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1 प्लस 2 3 जा 3 प्लस 1, तो 3 4 5 5/6 आ गया। अरे सॉरी गलत एलसीएम कर दिया यार, गलत एलसीएम कर दिया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो, 6 एलसीएम आएगा ना भाई, 3 2 6 एलसीएम है, ठीक है। 3 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस 2 3 जा 6 3 आ जाएगा, प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2 2 ऊपर चला जाएगा, 3 4 5 6 7 7/6 आ गया। तो इसको उल्टा करना मत भूलना, बहुत बच्चे 7/6 आ गया इसके साथ आगे का करने लग जाते हैं, नहीं 1/C का वैल्यू आया है बेटा 7/6, तो C कितना हो जाएगा यहाँ पे 6/7। तो ये 6/7 जो आया है वो भैया इन तीनों के मिलकर आया है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब चलो दूसरे कलर का यूज करते हैं, दूसरे कलर का। अब ये जो आया है वो इसके साथ क्या बन के, ये जो आंसर आया ये इसके साथ क्या मिलके बनेंगे, ये क्या मिलकर बनेंगे, ये क्या मिलकर बनेंगे, ये इसके पैरेलल कहलाएगा। तो अगर ये इसके पैरेलल कराएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, पैरेलल है तो क्या हो जाएगा भाई नेट इक्विवेलेंट, डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो 6/7 ये रेड वाले का और प्लस 2 और इसको 1 ऐसा लिख लेते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं जरा, 7 ये आ गया 6 प्लस 7 2 जो 14 इधर हो जाएगा, तो ये आ गया 20/7। अब ये C की वैल्यू कितनी आ गई 20/7 के आसपास। अब ध्यान से दो, अगेन मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, काम खत्म नहीं हुआ बेटा, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। ये लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जो आंसर आया वो ये, अब ये तीनों क्या होंगे भाई, ये तीनों आपस में क्या होंगे, जो भी आंसर हमारा आया वो तीनों आपस में क्या है सीरीज में है। तो सीरीज में है तो सीरीज का 1/C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/ ये वाला 3 प्लस अब हमारा जो आंसर आया डेट इज 20/7 प्लस ये वाला 3, ठीक है। इनका एलसीएम ले लो, 7 3 जा 21 आ जाएगा, तो 7 प्लस 7 3 जा 3 2 60 और प्लस 7 3 जा तो यहाँ पे आ जाएगा 7 आ गया, ठीक है। तो कितना आया 7 से 14 7 7 14 60 70 74/21 1/C का वैल्यू है, तो C के कितना हो जाएगा 21/74 के आसपास। ओहो एक मिस्टेक कर दिया, जल्दीबाजी में ही होता, मिस्टेक कर दिया ना यार, सही किया हो क्या। अच्छा कुछ छोटे मोटे बच्चे होते हैं ना वो कर देते हैं ऐसा, क्या गलती है बेटा, गलत है। देखो जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिसको समझ में आ गया वो अच्छी बात है, जिसको नहीं आया वो समझिए जरा ध्यान से। गलती क्या था देखो बेटा, पैरेलल में कैसे लिखते हैं 1/C1 1/C2 1/C3, तो यहाँ पे 3 था तो 1/C1 की जगह 3 लिख दिया।
अब C2 की जगह पे 20/7 है, मतलब 1 अपॉन ये 20/7 नीचे इस तरीके से आएगा ना, और प्लस 1 अपॉन ये वाला 3, ये इस तरीके से होगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/3 प्लस ये 20/7 ऊपर जाएगा तो 7/20 हो जाएगा, और प्लस 1/3। तो हम लोग ये गलती कर रहे थे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा 3 टाइम्स में ना 3 टू, ये 20 प्लस 20 का 3, 7 3 21 प्लस 20 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 3 को 20, ये आ जाएगा 20। तो हमारा 1/c का फॉर्मूला कितना आ गया 20 20 40 50 60 60 1/60। तो c का फॉर्मूला टोटल पूरा का पूरा इक्विवेलेंट कितना हो गया पूरे के पूरे सर्किट का, दैट इज 60/61 माइक्रोफैराड। देखा, तो पहले रेड वाले तीनों को हमने सीरीज में करके निकाल लिया, आंसर 6/7 आया। फिर रेड और डार्क ब्लू वाले का कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल का था, तो यहां से 20/7 आ गया। उसके बाद डार्क ब्लू और लाइट ब्लू ये तीनों मिलकर क्या बन गए, सीरीज बन गए। तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगा दिया और हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से लाइन से करते जाना, इधर उधर से उचक के करोगे तो फंस जाओगे। जैसे भी रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन आए, जिधर ओपन है ना उसके अपोजिट से स्टार्ट करना, करते जाना करते जाना करते जाना, आंसर आ जाएगा। डरने का नहीं, बस डरोगे तो काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आहा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो यार, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखे ना, इसमें देखो क्या करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आप लोग को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जितने भी ज्वाइंटिंग है ना, देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इन तीनों को सीरीज में समझ लेंगे कि सर ये तीनों सीरीज में हैं और जो आंसर आएगा ये और ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तीनों का सीरीज में निकाल लेते हैं और फिर तीनों को पैरेलल करके आंसर निकाल देंगे। तो आप बिल्कुल गलत हो बेटा। ज्वाइंटिंग वगैरह, करंट ट्रैवल भी तो देखो, करंट भी तो देखो। यहाँ से करंट, यहाँ से मान लो करंट आया, यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, फिर यहाँ करंट फिर डिवाइड हो जाएगा, फिर यहाँ से आधा आएगा, फिर यहाँ, मतलब बार बार करंट डिवाइड हो रहा है। तो मतलब सर्किट अलग अलग है। तो ऐसा साथ में ये कहानी मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या करना है, इसके लिए ध्यान दो कैसे करना। जब भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आए ना, इसको करने का एक तरीका है, जितने भी ज्वाइंट है ना उनको ABCD नाम नेमिंग कर दो। ये X है, इसको ये ज्वाइंट को मैं A नाम दे देता हूँ। ठीक है, इस ज्वाइंट को मैं B नाम दे देता हूँ, इस ज्वाइंट को मैं C नाम दे देता हूँ और इस ज्वाइंट को मैं D नाम दे देता हूँ। तो ABCD मैंने मेजर कर दिया। ठीक है, अब एक बार अगेन मैं इसका सर्किट रेडी करता हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से, ABCD के हिसाब से। ठीक है, तो भाई ये रहा हमारा x के बाद क्या है, x के बाद क्या है, a है। तो x के बाद मैंने इधर a बना लिया। ठीक है भाई, अब थोड़ा स्पेस दे लेता हूं और ये हमारा देखो, इधर हमारा y है, y के साथ क्या है, d है, तो ये हमारा d बना लिया। तो xa और dy दोनों तरफ का हमारा काम खत्म हो गया। अब जरा यहां से देखो ध्यान से, a के साथ क्या है भाई, a के साथ क्या आ रहा है, a के साथ c भी है और a के साथ क्या है, b भी है। तो कैसे बनाऊं यार, ए तो ऐसे बना सकता हूँ, ए के साथ हमारा बी भी है और ए के साथ हमारा क्या है, सी भी है। बना सकता हूँ ऐसा, चलो हो गया। अब ध्यान से देखो, अब ए का काम निपट गया, अब बी पे आ जाओ। अब देखो बी से बी के साथ सी भी है, बी के साथ यहाँ पे देखो डी भी है, तो बी के साथ सी को भी मिला दो और बी के साथ डी को भी मिला दो। ठीक है, अब देखो बी हो गया, अब सी पे आ जाओ, सी पॉइंट पे, तो सी के साथ क्या है, डी है, तो सी के साथ क्या है, डी है, मिला दो। ठीक है, तो अब हमारा सर्किट हो गया रेडी। अब चला देखो, ए और बी के बीच में क्या था, C3 था, तो इसका नाम क्या है, C3, और C3 की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोफैराड। यहां लिख देता हूं मैं 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब जरा AC को देखो, A और C के बीच में क्या है, C1 है, तो यहाँ पे भाई एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है C1, इसकी वैल्यू कितनी है, 5 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 5। ठीक है, उसके बाद B से D देखो, B से D मतलब इस तरह, B से D यानी C4 है, यहाँ पे C4 है बेटा, तो C4 की वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रोफैराड, तो ये हो गया 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब देखो जरा C से D, C कहाँ है भाई, ये रहा C और ये रहा D, इसके बीच में क्या है, C2 है, तो यहाँ पे C2 की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोफैराड, तो इसको 10 नाम दे देते हैं। डन। अब क्या बच गया, B से C, तो B और C के बीच में क्या है, C5 है, और C5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, तो C5 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अच्छा ये जो ऐसा डायग्राम है इसको बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। ये व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप का प्रॉब्लम है, व्हीट स्टोन ब्रिज वाले प्रॉब्लम्स इसको बोलते हैं। जब भी कोई ऐसा सर्किट आपको दिखे, मतलब कैसा सर्किट, कुछ इस तरीके का सर्किट जब आपको दिखेगा, ऐसा स्क्वायर शेप में ऐसा कनेक्टेड होगा, जब बीच में ऐसा एक बैलेंसिंग वायर होगा, तो इसको व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। अब इसका एक कॉन्सेप्ट है व्हीट स्टोन ब्रिज का। कॉन्सेप्ट क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है कि लेट अस अज्यूम ये वाले आर्म को मैं P बोल देता हूँ, इस आर्म को मैं Q बोल देता हूँ, इस आर्म को मैं C बोल देता हूँ, इस आर्म को मैं D बोल देता हूँ, है ना, सॉरी PQRS, CD क्यों जा रहे हैं यार,
PQRS, इस तरीके से व्हीटस्टोन का चलता है। ये हो गया, इस आर्म को P, इस आर्म को Q, इसको R और इसको S ले लेते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है कि भाई जब भी व्हीटस्टोन का क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको एक चेक करना है P/Q इज इक्वल टू R/S, ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले इसको चेक करिए। तो जरा देखो, P की वैल्यू कितनी है 2 है तो 2, Q की वैल्यू कितनी है 4 है तो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है 5 माइक्रो फैराड और S की वैल्यू कितनी है 10 है तो 10 है। जो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2। आहा, इसका मतलब होता है बेटा कि जो ब्रिज है ना आपका, ब्रिज क्या है, बैलेंस है। ये जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस है। अगर ब्रिज बैलेंस है देयरफॉर नो करेंट इन आर्म BC। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर ब्रिज बैलेंस हो जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस है, तो जो बीच वाला जो आर्म है ना, ये सेंटर वाला आर्म जो है, इस पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई भी करंट इस पे फ्लो नहीं करेगा। तो करंट फ्लो नहीं होगा तो इसको गायब कर दो। तो इसके लिए अगेन एक नई सर्किट हम फिर से रेडी करते हैं। तो ये हमारा X हो गया, ये हमारा A हो गया, तो ये एक हो गया, यहाँ पे कितना है भाई 2, ठीक है। ये हमारा B पॉइंट, ये कितना है भाई हमारा, ये हमारा 4, ये कितना है हमारा 5 और ये कितना है हमारा भाई 10, ठीक है। और ये इस तरीके से X हो गया, ये Y हो गया, ये B हो गया, डन। अब बीच वाला में करंट जा ही नहीं रहा है, तो करंट जा नहीं रहा है तो फिर उसका कैलकुलेशन करने का मतलब नहीं, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, अब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। तो जरा देखो ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाले दोनों को देखो, ऊपर वाले दोनों को देखो, ये क्या है सीरीज में है, और नीचे वाले भी दोनों क्या है सीरीज में है, और इन दोनों का जो आंसर आएगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। चलिए जल्दी से ऊपर वाले का कर लेते हैं। सी टॉप, तो सीरीज में है तो 1/, ऐसा चलेगा ना कहानी, 1/C टॉप का लेके चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/, ये जो 2 है ये प्लस 1/4, तो ऐसे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा कितना 3/4। तो सी टी का टॉप का वैल्यू कितना हो गया 4/3, सी टॉप की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब बॉटम का निकाल लेते हैं, वो भी दोनों सीरीज में, तो 1/C बॉटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5 प्लस 1/10, 5 और 10, तो ये कितना एलसीएम हो जाएगा 5 और 10 का 5 और 10 ही एलसीएम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 + 1, तो ये भी आ जाएगा 3/10, ठीक है 3/10। तो सी बॉटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/3, घूमना है ना, उल्टा करना है, तो सी बी की वैल्यू भी हमारी आ गई 10/3। अब दोनों क्या है, अब ये दोनों आपस में क्या है बेटा, देखो ध्यान से, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये दोनों आएगा आंसर जो ऊपर, और ये दोनों क्या है आपस में सीरीज में है। तो सीरीज में है तो नेट टोटल इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है, डायरेक्ट प्लस कर दो 4/3 प्लस 10/3, तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 14/3 माइक्रो फैराड। ये इसका कंप्लीट आंसर है बेटा ये, ठीक है। मजेदार क्वेश्चन था ना। चलिए भाई, नहीं समझ में आया तो बैक करके फिर से धीरे धीरे पूरी वीडियोस को देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक भी हमारा होता है यहाँ पे खत्म। आई होप वीडियो एंजॉय किए होगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।